आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिस पर बहस तो बहुत होती है लेकिन गहराई से बात कम होती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में बहुत अहमियत रखता है लेकिन साथ ही कई मिथकों से भी घिरा हुआ है। इस चर्चा के जरिए हम ये समझेंगे कि आखिर एक ऐसा शासक जिसके पास शुरुआत में अपना कहने को कोई साम्राज्य ही नहीं था, उसने कैसे एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहा। लेकिन मशहूर हल्दी घाटी के युद्ध की बात करने से पहले हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना होगा। क्या इस ऐतिहासिक टकराव की जो कहानी हम आज सुनते हैं वो वाकई ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है? क्या ये सच में धर्मों का टकराव था? आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसी सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे। तो इस चर्चा में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं? पहले एक युवा राजा का उदय, फिर शुरुआती खतरे, सत्ता पर उनका असली कब्जा, उनकी बेहतरीन कूटनीति और नवरत्न, नया धर्म, दीने इलाही, और अंत में हल्दी घाटी का सच। ये सफर हमें भटके हुए राजकुमार से लेकर एक महान रणनीतिकार बनने तक की पूरी कहानी समझाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक युवा राजा का उदय। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका साम्राज्य उसे ये समझ आने से पहले ही छिन गया था कि आखिर साम्राज्य होता क्या है। जरा इस सफर पर गौर कीजिए, कितनी तेजी से और कितने नाटकीय बदलाव आए हैं। 1542 में जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता हुमायूं निर्वासन में जंगलों में भटक रहे थे, और फिर अचानक 1556 में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की दर्दनाक मौत हो जाती है, और रातों रात उस छोटे से बच्चे के सिर पर सम्राट का ताज रख दिया जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, वो बेहद बुद्धिमान और फुर्तीले थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। किताबी ज्ञान से वो दूर भागते थे, लेकिन महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती में महारत हासिल कर ली थी। वो इतने ताकतवर थे कि अपने से कई बड़े उम्र के लोगों को कुश्ती में धूल चटा दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, शुरुआती खतरों से साम्राज्य की रक्षा। अब सम्राट का ताज तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो सुरक्षित थे। असल में साम्राज्य बहुत ही नाजुक स्थिति में था और उसे हर तरफ से खतरों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये 14। जी हाँ, जब अकबर सुल्तान घोषित किए गए तब उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र और बगावत के इतने बड़े खतरे, इसलिए वो पूरी तरह से अपने पिता के वफादार सिपह सालार बैरम खान पर निर्भर थे। सच कहें तो उस वक्त पूरी सल्तनत असल में बैरम खान ही चला रहे थे। और इसी दौरान सामने आता है पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध। एक तरफ युवा अकबर और बैरम खान और दूसरी तरफ हेमू सूरी साम्राज्य का एक बेहद ताकतवर हिंदू सेनापति था जिसने बगावत कर दी थी और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना लेकर आ पहुंचा था। मुगलों के लिए अपने इस नवजात साम्राज्य को बचाना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। युद्ध के मैदान में मुगलों की हार लगभग पक्की लग रही थी, लेकिन तभी किस्मत का पासा पलटता है। कहीं से एक भटका हुआ तीर आता है और सीधा हेमू की आंख में जाकर लगता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये तीर खुद अकबर ने चलाया था। इस एक तीर ने पूरी सेना में भगदड़ मचा दी और एक निश्चित हार पलक झपकते ही मुगलों की एक ऐसी शानदार जीत में बदल गई जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर दी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पूर्ण सत्ता पर कब्जा। जैसे जैसे वक्त बीता और अकबर 17-18 साल के समझदार युवक हुए, उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वो सिर्फ नाम के सम्राट हैं। असली फैसले तो अभी भी बैरम खां ही ले रहे थे। अब अकबर ने जो किया वो उनकी समझदारी दिखाता है। उन्होंने अपने संरक्षक को मरवाने के बजाय बड़ी ही सोची समझी राजनीतिक चालें चली। पहले बैरम खान को उनके पद से हटाया और सम्मानपूर्वक हज पर जाने की सलाह दी। जब बैरम खान ने इसे अपमान समझकर बगावत की तो अकबर ने उन्हें युद्ध में तुरंत हरा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बैरम खान को माफ कर दिया और दोबारा पूरे सम्मान के साथ हज पर भेज दिया। ये एक सच्चे लीडर की निशानी थी। हमारा चौथा पड़ाव है कूटनीति और नवरत्न। बैरम खान के जाने के बाद सत्ता पूरी तरह से अकबर के हाथों में थी और वो ये भली भांति समझ चुके थे कि भारत जैसे इतने विशाल और विविध देश को सिर्फ तलवार और ताकत के दम पर एक साथ नहीं पिरोया जा सकता। उन्हें एहसास हुआ कि जो काम तलवार से नहीं हो सकता वो कूटनीति से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक विवाहों का बेहतरीन इस्तेमाल किया,
जैसे कि राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करना, जिसने भयंकर राजपूत योद्धाओं को उनके वफादार सहयोगियों में बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि अधिकांश राजपूत राज्यों ने बिना किसी खून खराबे के ही उनके शासन को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। और यही समावेशी सोच उनके दरबार में भी दिखती है। उन्होंने खुद को अपने समय के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों से घेर लिया था, जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर बीरबल, मानसिंह और राजा टोडरमल जैसे हिंदू सलाहकारों को अपने दरबार में सबसे ऊंचे पदों पर रखा। कोई भी बड़ा फैसला इन नवरत्नों के मशवरे के बिना नहीं होता था। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, दीन इलाही और धर्म। अकबर की इस समावेशी सोच ने जल्द ही उन्हें एक और बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दरबार की रूढ़िवादी धार्मिक व्यवस्था को सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने साफ देखा कि दरबार में कुछ रूढ़िवादी मौलवियों का जरूरत से ज्यादा दबदबा है, तो उन्होंने बिना डरे उनकी ताकत छीन ली। उन्होंने सीधा फरमान जारी कर दिया कि सम्राट का हुक्म किसी भी धार्मिक विद्वान के हुक्म से ऊपर होगा। जो नहीं माने उन्हें सजा दी गई। उनके इन बेखौफ कदमों ने उन्हें आम जनता के बीच इतना लोकप्रिय कर दिया कि लोग उन्हें किसी देवी देवता की तरह पूजने लगे थे। और फिर आता है इतिहास का एक अविश्वसनीय वैचारिक बदलाव। अकबर ने लिटरली अपना खुद का एक नया धर्म ही बना डाला, जिसे नाम दिया गया दीन ए इलाही। अपने मंत्री अबुल फजल के साथ मिलकर उन्होंने इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की सबसे अच्छी बातों को निकाला और उन्हें एक साथ मिला दिया। उनका मकसद बहुत साफ था, धार्मिक लड़ाइयों को जड़ से खत्म करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने छठे और सबसे अहम पड़ाव की ओर, हल्दी घाटी की वास्तविकता। अकबर के प्रशासन, उनके विचारों और कूटनीति के इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था, अब जरा उसका जवाब तलाशते हैं। आज के समय में इस लड़ाई को लेकर जो कहानियां घड़ी जाती हैं, क्या वो सच है? क्या हल्दी घाटी सच में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की कोई धार्मिक लड़ाई थी? अगर हम बिना किसी पक्षपात के इन ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। एक तरफ विशाल मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू सेनापति मानसिंह कर रहे थे और उनके साथ हजारों हिंदू सैनिक थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की राजपूत सेना में हाकिम खां सूर जैसे प्रमुख मुस्लिम सरदार अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे। तो ये जो हिंदू बनाम मुस्लिम वाला नैरेटिव है ना, वो यही पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकबर तो उस युद्ध के मैदान में मौजूद ही नहीं थे। जी हाँ, हल्दी घाटी पूरी तरह से जमीन और सत्ता के लिए लड़ा गया एक रणनीतिक टकराव था। ये युद्ध सिर्फ उस एक बेहद बहादुर राजपूत राजा के खिलाफ था, जिसने मुगलों की संप्रभुता को मानने से साफ इनकार कर दिया था। ये एक शुद्ध राजनीतिक युद्ध था, धार्मिक बिल्कुल नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम सभी को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, जब हम मिथकों और मनगढ़ंत कहानियों का चश्मा उतारकर इतिहास को देखते हैं तो सच्चाई कितनी अलग और कितनी गहरी होती है ना? एक विशाल साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि कूटनीति, सबको साथ लेकर चलने की नीयत और इंसानी दिमाग की समझ से बनता है। और शायद यही वजह है कि इतिहास की ये वास्तविकताएं हमारी आज की आम कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक हैं।